हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं जो हम आधुनिक इतिहास के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। उस श्रृंखला का ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम प्रश्न संख्या 41 से 80 तक देखेंगे। तो आइए हम प्रश्न संख्या 41 का अध्ययन करते हैं। क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, इसको किसने रद्द किया था। ऑप्शन ए हम देख पा रहे हैं, इसमें क्या है। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन दिया है, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन द्वारा, वो ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो द्वारा। तो जो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो रद्द किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। इसमें पूछ रहा है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए है जी.डी. कुमार द्वारा, ऑप्शन बी है लाला हरदयाल, ऑप्शन सी है रामनाथ पुरी, व ऑप्शन डी है तारकनाथ दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना फ्री हिंदुस्तान अखबार जो शुरू किया गया था, ये किया गया था तारकनाथ दास द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 43। इसमें पूछ रहा है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है वेलेंटाइन सिरोल, व ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो इंडियन अनरेस्ट का जो लेखक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेलेंटाइन सिरोल। यानी इंडियन अनरेस्ट के लेखक हो गए वेलेंटाइन सिरोल। अगला प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या 44 है। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, जो स्वदेश वाहिनी पत्रिका थी, इसके संपादक दिया है, ऑप्शन ए में दिया है सी आर रेड्डी, ऑप्शन बी है के रामकृष्ण पिल्लई, व ऑप्शन सी है सी बी रमन पिल्लई, व ऑप्शन डी है सी एन मुदालियार। तो जो स्वदेश वाहिनी पत्रिका थी, इसके संपादक थे रामकृष्ण पिल्लई। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रामकृष्ण पिल्लई। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था। यानी जो दी इंडियन ओपिनियन पत्र था, कई भाषा में छापा गया था। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि ये जो भाषाएं दिया गया है, इसमें से किसमें नहीं छपा था। ऑप्शन ए में दिया है कि उर्दू, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, व ऑप्शन डी है गुजराती। तो जो दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था, ये नहीं छपा था तमिल में। यानी उर्दू, अंग्रेजी व गुजराती तीनों भाषाओं में ये छपता था, तमिल में नहीं छपता था। प्रश्न संख्या हम 46 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा पर, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा पे बल दिया गया था, ऑप्शन सी में दिया है कि बालिका शिक्षा पे बल दिया गया था, वो ऑप्शन डी है तकनीकी शिक्षा पे बल दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि हंटर कमीशन ने जिसके विकास पे जोर दिया था, वो शिक्षा थी प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा पे सर्वाधिक जोर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। इसमें पूछ रहा है कि किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए दिया हुआ है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1833 का, ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, व ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो किस एक्ट के द्वारा इसमें जो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली थी, वो प्रदान किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 48 में पूछ रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो प्रेस सेंसरशिप लागू की थी किसने। ऑप्शन ए में दिया है हेस्टिंग्स द्वारा, ऑप्शन बी है जॉन एडम्स द्वारा,
ऑप्शन सी है वेलेस्ली द्वारा और ऑप्शन डी है डलहौजी। तो जो क्या प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी, ये किया गया था वेलेस्ली द्वारा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वेलेस्ली। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 49। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था, यानी ये जो 4 घटनाएं दी गई हैं, इस घटना में से सबसे मतलब अंतिम में घटने वाली घटना कौन सी है। ऑप्शन ए हो गया सहायक संधि, ऑप्शन बी है अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन सी है बंगाल का विभाजन और ऑप्शन डी है हड़प नीति। तो इसमें से सबसे जो लास्ट में घटना घटित हुई है, ये हो गया बंगाल का विभाजन, जो कि हुआ था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। ये इस घटनाओं में से सबसे बाद में घटित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 50। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें कि चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट, फिर ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ऑप्शन सी में दिया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और ऑप्शन डी है भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। सबसे पहले इसके तहत ही सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 51। इसमें पूछ रहा है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। कौन वो भारतीय था जो अपने पत्रकारिता के करते हुए उनको जेल जाना पड़ा था। ऑप्शन ए दिया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है मोतीलाल घोष, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, वो ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारिता के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इनको जेल जाना पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 52। इसमें पूछ रहा है कि इसमें स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ये ऊपर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है थोड़ा, तो ये प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। देखते हैं, ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 53। ये पूछ रहा है कि गोदान और गबन दोनों ही लेखक की रचना है, एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है, किन्होंने गोदान व गबन दोनों ये उपन्यास लिखे थे। ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी दिया निराला द्वारा, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है कालिदास द्वारा। तो ये तो सबको पता होगा, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान और गबन, ये लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 54। इसमें पूछ रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे। तो इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है गांधी जी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय व ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 55। इसमें पूछ रहा है कि गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन ए दिया हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू द्वारा गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी गई थी, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आजाद द्वारा, वो ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू द्वारा। तो जो ये पुस्तक की रचना की गई थी गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन,
ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम मनोहर लोहिया जी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 56। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए दिया हुआ सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी दिया है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी है अमीर अली व ऑप्शन डी है सैयद अली खान द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो मुसलमानों को उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने ये थे सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 57। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है या उल्लिखित किया गया है, किस विद्रोह को। उनका जो उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ, इसमें तो किस विद्रोह का उल्लेख उसमें उन्होंने किया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह, ऑप्शन बी है भील विद्रोह, ऑप्शन सी है सन्यासी विद्रोह व ऑप्शन डी है रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि आनंद मठ में जिस विद्रोह का उल्लेख किया गया है ये है वह है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का हमें उल्लेख आनंद मठ में देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर हो गया सी, सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 58। इसमें पूछ रहा है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है या कहीं किसके अनुभवों का ये वर्णन है। इसमें लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट व ऑप्शन डी है वीर सावरकर। तो जो ये है ये अनुभव पे जिनके आधारित है ये स्वामी विवेकानंद जी के अनुभव पे आधारित लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। लेखक व भाषा दिया हुआ है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है कि कौन से लेखक किस भाषा विशेष से जुड़े हुए थे। देखिए ऑप्शन ए में दिया है गोविंद त्र्यंबकम देशपांडे मराठी, ऑप्शन बी तारा शंकर जोशी गुजराती भाषा संबंधी इनका था, सुब्रमण्यम भारती तमिल से, वो ऑप्शन डी है राजा राव तेलुगु से संबंधित है। तो इसमें से जो दे रहा है कि सुमेलित नहीं है, जो गलत युग्म है ये है राजा राव तेलुगु, यानी ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। बाकी गोविंद त्र्यंबकम देशपांडे ये मराठी के विशेषज्ञ थे, तारा शंकर जोशी गुजराती से जुड़े हुए थे, गुजराती भाषा से, वो सुब्रमण्यम भारती तमिल से। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 में पूछ रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बने। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आई थी वो किस अधिनियम का आधार बनी थी। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने, ऑप्शन बी है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बने, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बने व ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बने थे। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा कि जो रिपोर्ट आई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की ये आधार बनी थी, ऑप्शन ए हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का। जब ये रिपोर्ट आई थी तो इसके बाद फिर भारत सरकार अधिनियम मतलब बना 1919 का। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1896 व ऑप्शन डी है 1947 में। तो जो राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम है ये जो पहली बार गाया गया था ये गाया गया था 1896 में ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1896 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62। देखिए इसमें पूछ रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी, यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम की इसमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है। देख लेते हैं।
ऑप्शन ए में दिया है कि द्विसदनीय विधानमंडल, ये विशेषता नहीं थी। यह प्रांतीय स्वायत्तता। फिर ऑप्शन सी है कि एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करना। वो ऑप्शन डी है केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, यानी केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। तो इसकी पूछते हैं कि इसकी विशेषता इसमें से कौन सी विशेषता नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें दिया है केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। ये क्या था? ये इसकी विशेषता नहीं थी। जो था कि इसमें जो द्वैध शासन था बस केंद्र में रहा, राज्यों से हटा दिया गया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी कि केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। तो ये गलत है क्योंकि सिर्फ जो प्रांतों में द्वैध शासन थी, वो प्रांतों के द्वैध शासन ये खत्म कर दिया गया था, इसलिए ये सही नहीं है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला, यानी इसमें से वो कौन सा संवैधानिक प्रयोग है जो सबसे कम समय तक समय काल रहा है इसका। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ये या ऑप्शन बी है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ऑप्शन सी है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ। ऑप्शन डी है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो जो इसमें से सबसे कम समय तक चला था, ये चला था 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था। इससे सबसे समय काल बहुत कम रहा है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या हम देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 64। इसमें दिया है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य, तो इसमें ये पूछ रहा है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, व ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। यानी जो ब्रिटिश भारत था, तो भारत में किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखे, उस साम्राज्य को बनाए रखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, यानी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में कौन से थे इसमें से कांग्रेसी नेता। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, व ऑप्शन डी है महात्मा गांधी द्वारा। तो देखिए जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से सहमत थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार पटेल जी इससे सहमत थे। प्रश्न संख्या हम 66 देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राम मोहन राय, और फिर ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो किसने इसमें से जो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र था, किसने शुरू किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। आप अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 67 पूछ रहा है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित थे। लॉर्ड मैकाले इसमें से किस कार्य से संबंधित थे, कौन सा उन्होंने कार्य किया था। ऑप्शन ए कि अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे, ऑप्शन बी सती प्रथा उन्होंने समाप्त की थी, ऑप्शन सी है सेना के सुधार से संबंधित है, वो ऑप्शन डी अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कि लॉर्ड मैकाले जो संबंधित थे किससे थे, तो ये अंग्रेजी शिक्षा के योगदान के लिए जाने जाते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण जोर दिया कि अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। तो लॉर्ड मैकाले का हो जाएगा इसका राइट आंसर अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी थी। ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पे कि फैज अहमद फैज, ऑप्शन बी है साहिर लुधियानवी, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आजाद, व ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल द्वारा। तो जो सुबह आजादी कविता लिखी गई थी, ये लिखी गई थी फैज अहमद फैजी द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुबह आजादी कविता के लेखक फैज अहमद फैजी। प्रश्न संख्या 69 पूछ रहा है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय
कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए दिया है 1881 में, ऑप्शन बी है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1857 व ऑप्शन डी है 1905 में। तो ये तीनों जो विद्यालय हैं, तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इन सब की स्थापना जो हुई थी ये किया गया था 1857 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70। इसमें पूछ रहा है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया कि वो भी अपने जो देश है, देश के प्रशासनिक में भाग ले सकते हैं। ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट अधिनियम जो आया था, एक्ट आया था 1833 का। ऑप्शन बी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 व ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1853। तो इसमें किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये संभव हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसने भारतीयों को क्या किया कि अपने प्रशासन में, अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था इस काउंसिल एक्ट के द्वारा। प्रश्न संख्या हम 71 देखते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब? ऑप्शन ए दिया है कि उस समय लेबर पार्टी की सत्ता थी। ऑप्शन बी है कि ऑप्शन यहाँ दिया लिबरल लिबरल पार्टी। ऑप्शन सी है कंजर्वेटिव पार्टी थी। वो ऑप्शन डी है सोशलिस्ट पार्टी। यानी इसमें से कौन सी पार्टी सत्ता में थी जब भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था? तो उस समय ब्रिटेन में कह सकते हैं कि यूके में जो पार्टी थी लेबर पार्टी की सरकार थी जब भारत स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से दे रहा है कि किस समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाया गया किस अंग्रेज शासक के काल में? तो देखिए ऑप्शन ए है कि चार्ल्स मेटकाफ ने हटाया, ऑप्शन बी है लॉर्ड मैकाले ने हटाया, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हटाया और ऑप्शन डी है कि लॉर्ड हार्डिंग ने हटाया समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा चार्ल्स मेटकाफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73। देखिए निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन ए है कि ब्रिटिश फैलाए, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है डच, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो इसमें से सबसे पहले अपना जो व्यापार भारत में प्रसारित किया, प्रभावित किया, फैलाया, ये थे पुर्तगाली। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 74 दे रहा है कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी तो ये कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1861 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1881 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1851 में और ऑप्शन डी है 1871 ईस्वी में। तो जो मुंबई कह सकते हैं कि बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, इन तीनों में जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई ये की गई थी 1861 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 75। इसमें पूछ रहा है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है रफीक जकारिया व ऑप्शन डी है लैरी कॉलिंस और डेकनिक लापियरे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं रफीक जकारिया हैं, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76 है। इसमें पूछ रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है, या 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसमें से कौन कौन से कार्य किए गए थे, इसमें से कौन सा वो सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है द्विसदनीय विधानमंडल बना, ऑप्शन बी है केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन, ऑप्शन सी प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, ऑप्शन डी है एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तो जो 1935 भारत सरकार अधिनियम का जो कार्य नहीं है, जो विशेषता नहीं है, ये है कि केंद्र के साथ ही राज्यों में भी द्वैध शासन, ये वैध, यहाँ पे ये द्वैध शासन हो जाएगा, यहाँ पे द्वैध शासन हो जाएगा, ये हो जाएगा द्वैध, तो ये वैध हो गया। यहाँ पे द्वैध शासन, तो केंद्रों के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन नहीं, सिर्फ केंद्र में था, राज्यों में क्या हुआ था कि राज्यों से द्वैध शासन क्या था,
कि हटा दिया गया था, इसलिए ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 77 है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कि भगत सिंह को, या ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी जी को, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू जी को। तो इसमें से जो किनको कहा जाता है कायदे आजम की उपाधि कह सकते हैं किसको दी गई थी? तो ये कहा जाता था मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम शब्द से, इस उपाधि से कह सकते हैं कि नवाजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78। ये पूछ रहा है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए है कि रफीक जकारिया, ऑप्शन बी है लॉरी कॉलिंस और डेकनिक लापियरे, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये हम अभी बार बहुत पढ़े हैं, रफीक जकारिया दी मैन हु डिवाइडेड पुस्तक लेखक हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79 हो गया। तो 79 प्रश्न संख्या है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। तो ये भी हम देखे हैं कि इसमें सबसे जो कम समय तक चला था ये कौन सा चला था, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, और इसका जो हम इसको एक बार और पढ़े हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो था, ये बहुत ब्रिटेन के सभी जो संवैधानिक प्रयोग किए गए थे उसमें से एक सबसे कम समय तक हमें देखने को मिला था कि ये चला था। अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का ये अंतिम प्रश्न है। तो ये प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी, या सत्याग्रह सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे किया? ऑप्शन ए है खेड़ा में, ऑप्शन बी अहमदाबाद, वो ऑप्शन सी है कि चंपारण, वो ऑप्शन डी है दांडी में। तो सबसे पहले सत्याग्रह जो क्रियाविधि अपनाई थी महात्मा गांधी ने, ये अपनाया था उन्होंने सबसे पहले चंपारण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये रहा आज के अंतिम प्रश्न, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।